नई नवेली बहू निशा को आए हुए अब भी महीना भर भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर नूर नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास कौशल्या जी ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार निशा टाल जाती थी। कौशल्या जी भी यही सोचती रह जाती थी, क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना किसी सूचना के निशा को लेने उसका भाई आ गया। अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी, इसलिए कौशल्या जी ने उसे जाने से नहीं रोका। बहू के जाने के बाद कौशल्या जी ने अपने बेटे ओम से कहा, बेटा क्या बात है? बहू बहुत चुप चुप रहती है और उसके चेहरे पर भी लगता है जैसे वो नाराज है। क्या कोई बात है? ओम ने जवाब दिया, पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। कौशल्या जी बोली, शायद मेरी गलत फहमी हो, लेकिन फिर भी एक बार बहू का मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे नहीं बोल पा रही हो वो तुझसे बोल दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जब वो आएगी तो बात करके देख लूंगा, कहकर ओम अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब ओम घर आया तो उसने देखा कि कौशल्या जी उदास बैठी है। उन्हें उदास देखकर ओम ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कौशल्या जी ने कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले और मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। ओम बोला, अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई माँ, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रही हो? माँ ने कहा, बेटा मैं अकेली ही तो हूँ, तेरे पापा नहीं है भला, इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूंगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। ओम ने कहा, अरे माँ रहने दो, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी निशा यहाँ है, नहीं वो क्या सोचेगी, और लोग निशा के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। ओम हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कौशल्या जी चुप हो गई, लेकिन अगले दिन वो ओम के पीछे पड़ गई और उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरे में शिफ्ट हो गया तो कौशल्या जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वह भी यहाँ कमरे में रख ले, उनकी बात सुनकर ओम बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो, बाहर मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। माँ ने कहा, अरे बेटा पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं, वो रख लेंगे हॉल में। ओम बोला, अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे। माँ बोली, नहीं नहीं बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बातें सुनकर ओम एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक ओम के सवाल को सुनकर कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सोफे कमरे में रखते। आखिरकार सोफे निशा और ओम के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन ओम जब घर आया तो उसने देखा कि निशा घर आ चुकी थी। ओम को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। ओम नोटिस कर रहा था कि निशा और कौशल्या जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बातें नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद निशा दोबारा मायके गई। उस दिन भी ओम जब शाम को घर लौटा तो कौशल्या जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। ओम ने फिर से इसका कारण पूछा तो कौशल्या जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे, कम से कम मैं सुबह पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। इस पर ओम कहने लगा, अरे माँ तुम्हें किसने कहा कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बातें सुनते ही कौशल्या जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने कहा नहीं, पर मुझे दिखता नहीं है, क्या तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे? बस तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि ओम कुछ पूछता, कौशल्या जी रसोई में ओम के लिए चाय बनाने चली गई। अब ओम के मन में भी हलचल सी होने लगी थी, आखिर कुछ तो है। जब भी निशा मायके जाती है तभी माँ ये अजीब सी जिद क्यों करती है, पहले कमरा और अब पूजा घर। जब निशा घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है, कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वही सोफे पर कौशल्या जी का फोन पड़ा हुआ था। ओम ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को निशा की मम्मी का फोन आया हुआ था। ओम को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा कौशल्या जी से पूछा भी, पर वे टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण ओम को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन जब वो घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया
कि निशा मायके से आ गई है, पर जब माई नहीं बताना चाहती तो आखिर ओम भी पूछे किससे पीहू से बात की, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब मां की इच्छा है कि वो क्या करना चाहती है तो मैं क्या करूं। इसके आगे ओम भी कुछ ना कह सका, पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया कुछ दिन बाद, जब निशा वापस मायके गई। इस बार कौशल्या जी ने ओम से निशा के दहेज में आया हुआ टीवी निशा के कमरे में लगाने के लिए कहा। इस बार ओम का मूड बिगड़ गया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है? आपने जब भी निशा मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो। इसको वहां सेट करो, उसको यहाँ सेट करो। आखिर आपके मन में चल क्या रहा है बतातीक? यूं नहीं हो। ओम को इस तरह चिल्लाते देख कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और वो लगभग रोते हुए बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे। कौशल्या जी की बातें सुनकर ओम हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से उसने कौशल्या जी से पूछा, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते कौशल्या जी ने जो बात कही वो सुनकर ओम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौशल्या जी को रोते देखकर ओम का मन भी रोने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर प्यार से कौशल्या जी से पूछा, माँ बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकले। कौशल्या जी ने ओम को इस तरह बोलते हुए देखा तो उसने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं अकेले कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं है, भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ना। बेटा मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती, लेकिन पता नहीं सब कुछ अपने आप ही हो जाता है बेटा। ओम बोला, अरे माँ आप भी कैसी कैसी बातें कर रही हो, जो भी है खुलकर बताओ, और मैं आपको छोड़कर क्यों जाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़कर मैं आपके साथ ही रहूंगा। और आपको कौन कह रहा है कि मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मुझे घर से निकाल देना चाहिए तब आप ऐसा कर सकती हैं। जब कौशल्या जी को ओम की बातों पर विश्वास हुआ तब उन्होंने बोलना शुरू किया, क्या तुम्हें याद है शादी के बाद जब निशा का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद निशा की मां का फोन आया था, तब मुझे पता चला कि निशा ने अपने भाई को फोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया है। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आएगा। इसलिए मैंने तुझे कहा था कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले, ताकि कि कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ सके। लेकिन जब निशा दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन ये भी मेरी गलत फहमी ही साबित हुई। निशा वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी मां का फोन आ गया। वो कहने लगी निशा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सांस बनी है, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते कौशल्या जी जोर जोर से रोने लगी। ओम काफी देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब माँ चुप नहीं हुई तो ओम उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और कौशल्या जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ? उन लोगों ने मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं।
कौन किस हद तक जा सकता है। आखिरकार कौशल्या जी थोड़ी देर रुककर बोली। समाधान जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने LID मेरी बेटी के दहेज में ये सोच कर दी थी कि मेरी बेटी और दामाद LED पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वे लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो LED हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके से संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा और बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, या फिर आपको वृद्ध आश्रम ही छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे इतना कहा था कि LID अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती। अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या निशा मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सोचा था कि पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल भी जी लूंगी, पर सच कहूं तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते कौशल्या जी के हाथ कांपने लगे थे, जीभ लड़खड़ा लगी थी। ये देखकर ओम को अपनी मां पर तरस आ रहा था और निशा और उसकी मां पर गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी है उन लोगों ने मेरी मां की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर ओम ने कौशल्या जी को हिम्मत देते हुए कहा, मां आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी। आप बेवजह परेशान होती रही। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल भी तभी निकल जाता। मां ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। 1-2 बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। कौशल्या जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। इस पर ओम ने कहा, वो अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो बहुत जल्दी ही करूंगा। ओम की बात सुनकर कौशल्या जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तो ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी बेटा, बोला माँ। गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें 2 लोगों का बराबर योगदान होता है, पर यहाँ तुम्हारी बहू का योगदान नहीं, बल्कि जो भाषा जानती है उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए। कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आए। दूसरे दिन जब कौशल्या जी उठी तो देखा ओम जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। कौशल्या जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। कौशल्या जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैम हमें ओम भैया ने वो बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम अपना काम शुरू करें। इतने में खुद ओम बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में कौशल्या जी बोली, ओम कौन सा सामान उठाने की बात कर रहे हो, मुझे बताओगे आखिर चल क्या रहा है? इस पर ओम बोला, माँ बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वे लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। माँ ने पूछा, लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी कौशल्या जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। ओम ने कहा, मैं बस 1 मिनट में अभी आया कहकर ओम उन लोगों को कुछ समझा कर आ गया और आकर कौशल्या जी से बोला, देख माँ मुझ पर विश्वास रख और मेरा साथ दे। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं होगा। फिर ओम ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर
कौशल्या जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? बेटा अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देख ओम बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो? आर या पार बस। अब क्या था, ओम अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद ओम अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। निशा की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। खुद निशा और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे ओम जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है? ओम बोला, हाँ पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? ओम जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। ओम ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूंगा अभी, मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान खवाने आया था। ओम की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर निशा की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर ओम मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं निशा कभी अपनी माँ को तो कभी ओम को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहां खड़े होकर बातें करने लगे। निशा की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है? आप भला ये सामान लेकर यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ ये सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। निशा के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओम हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में निशा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ कहिए, आखिर आपकी माँ को समस्या क्या है? ओम मुस्कुराकर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। ओम की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया और सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहां दोनों बहुओं की नजरें भी सासू माँ पर टिकी हुई थी। सासू माँ ने सोचा कि चुप रहना ही ठीक होगा। आखिरकार उनकी पोल जो अब बेटे और बहू के सामने खुलने वाली थी, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ओम को सब कुछ पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई थी। लेकिन इसी बीच निशा ने बोलना शुरू किया, क्या आपके लिए मेरे माता पिता की इज्जत की कोई अहमियत नहीं थी? क्या कभी ये नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या असर पड़ेगा? बैठकर भी बात की जा सकती थी। निशा की बात सुनकर ओम ने जवाब दिया, अच्छा बैठकर बात की जाती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो तुम मायके जाकर बैठ जाती थी और पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को तंग करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी माँ को धमकी भी दे दी थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा। तब तुम्हें माँ के बारे में ख्याल आया था। निशा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अब घर में सबको निशा और सासू माँ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। आखिरकार एक बेटी कैसी भी हो, वो तो अपने ही पिता की बेटी होती है। एक पिता अपनी बेटी का घर टूटने नहीं देता। इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर ओम से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी खुशी खुशी हमारे पास मिलने आई है, वो भी आप दोनों की रजामंदी से। अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिससे आपको या समधन जी को परेशानी हो। अब आप हमारा थोड़ा सम्मान रखें और इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े हुए देखकर ओम ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मुझे ये सब करने का मन नहीं था, पर जिस तरह से कल मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा, उसी के बाद
मैंने ये कदम उठाने का फैसला किया आखिरकार। ससुर जी ने दहेज से भरे ट्रक को वापस ओम के घर भेज दिया और खुद निशा और अपनी पत्नी को लेकर ओम के घर की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा ऐसा उनको आश्वासन दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।